लिए हर इच्छुक ट्रेडर का दिल से स्वागत करता हूं। मूल रूप से शेयर बाजार खरीद और बिक्री या डिमांड और सप्लाई से संबंधित है। कभी हम स्टॉक खरीदते हैं और कभी कभी हम बेचते हैं, लेकिन केवल हमारी इंस्टिंक्ट के आधार पर खरीदना और बेचना हमारे ट्रेडिंग खाते के लिए अच्छा नहीं होगा। संभावना है कि हम नुकसान में होगा और सबसे खराब मामले में हम अपने ट्रेडिंग खाते को उड़ा देगा। यही कारण है कि लगभग सभी ट्रेडर्स लाभदायक बने रहने के लिए बाजार में अपना एज खोजने की कोशिश करते हैं। आप जिस प्रकार के ट्रेडर हैं, उसके आधार पर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और अंत में प्राइस एक्शन एनालिसिस के बीच चयन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मुख्य रूप से आगामी प्राइस मूव्स की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के इंडिकेटर्स का उपयोग करना शामिल है। दूसरी ओर, फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक या कंपनी के फंडामेंटल्स पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए फाइनेंशियल्स, अर्निंग्स आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाजार के डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करता है। यदि हम विशेष रूप से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जो कि अधिकांश ट्रेडर्स द्वारा फॉलो किया जाता है, तो दिलचस्प बात यह है कि एनालिसिस के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश इंडिकेटर्स बाजार के कुछ बेसिक इनपुट्स जैसा प्राइस और वॉल्यूम से प्राप्त होते हैं। इस बारे में सोचें कि कौन सा बेहतर फल है, हमारे घर के खेत में उगने वाला फल या भारी कीटनाशक के उपयोग वाला फल। पहला दिखने में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है और कई दिनों तक ताज़ा नहीं रहेगा, लेकिन यह हेल्दी है। जबकि दूसरा आंखों के लिए आकर्षक लग सकता है और लंबे समय तक ताज़ा रह सकता है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडिकेटर्स के मामले में भी ऐसा ही है, जो प्राइस और वॉल्यूम के इतने सारे इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग का परिणाम है, ताकि वास्तविक बाजार व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया जाए और अंत में आप यह सुने बिना कि बाजार को क्या कहना है, आप अपना निष्कर्ष निकालते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है या सभी इंडिकेटर्स बेकार हैं। इसके बजाय हमारे पास प्राइस के नाम से एक सोने की खान है, जिसका अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो हमें यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि बाजार क्या कर रहा है। प्राइस और उसके व्यवहार के इस अध्ययन को प्राइस एक्शन के रूप में जाना जाता है। इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स या एल्गोरिदम्स के विपरीत, प्राइस एक्शन आपको बताती है कि बाजार क्या कर रहा है, न कि वह जो आपको लगता है कि कीमत को करना चाहिए। प्राइस एक्शन मुख्य रूप से रीसेंट और करंट प्राइसेस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर पर केंद्रित है। यह होली ग्रेल नहीं है, न ही परम सफलता का मंत्र। ट्रेडिंग ज्यादातर आपके मनोविज्ञान और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है, न कि किसी एक विशेष रणनीति के बारे में। अधिकांश ट्रेडर्स का लक्ष्य एक ऐसी शैली के माध्यम से ट्रेडिंग लाभ को अधिकतम करना है जो उनके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। उस कंपैटिबिलिटी के बिना मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए अच्छा समय देते हैं, तो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स के बिना क्लीन चार्ट्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे। आप बेहतर सटीकता के साथ अपनी ट्रेड एंट्रीज और एग्जिट्स को इंगित करने में सक्षम होंगे। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि बाजार में प्राइस कैसे चलता है या कुछ बड़े खिलाड़ियों द्वारा एक विशेष तरीके से कीमतों को कैसे मूव किया जाता है। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, प्राइस मेमोरी आदि। उनका मतलब यह है कि कीमत एक विशिष्ट तरीके से बार बार कैसे चलती है। सवाल यह है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाती है? इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि यह कुछ अच्छी या बुरी खबर हो सकती है, या सरकार कुछ बिल पारित कर सकती है, आरबीआई द्वारा एक नई पॉलिसी, कुछ कानूनी मुद्दे आदि हो सकती है। लेकिन इस सब के केंद्र में एक चीज जो बाजार में हलचल मचाती है, वह है कंपनी की अर्निंग्स। भले ही किसी खास स्टॉक से जुड़ी कोई बहुत बुरी खबर सामने आई हो, लेकिन इसका कंपनी की अर्निंग्स पर कोई सीधा असर न हो, तो स्टॉक में कुछ समय के लिए टेम्पररी करेक्शन हो सकता है, लेकिन अंततः यह ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर, वोडाफोन आइडिया, येस बैंक जैसे स्टॉक उन खबरों के शिकार हैं जिन्होंने सीधे स्टॉक की अर्निंग्स को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी क्रैश हुई। शेयर बाजार में सामान्य तौर पर मुख्य रूप से दो खिलाड़ी होते हैं। पहले रिटेलर्स हैं और दूसरे हैं इंस्टीट्यूशंस। बाजारों में 90% या अधिक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ है कि बाजार केवल इंस्टीट्यूशंस का एक संग्रह है। इंस्टीट्यूशंस में
म्यूचुअल फंड हाउसेज, बैंक्स, ब्रोकरेज हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स आदि शामिल हैं। ये कंपनियां बाजार की अधिकांश वॉल्यूम्स के लिए जिम्मेदार हैं और वे ज्यादातर स्टॉक के फंडामेंटल्स पर व्यापार करते हैं। आजकल वे ट्रेडिंग के एल्गोरिथमिक साइड पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डेली और वीकली चार्ट्स पर बाजार की दिशा को नियंत्रित करता है और बहुत सारे बड़े इंट्राडे प्राइस मूव्स या प्राइस स्विंग्स को इंस्टीट्यूशंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लगभग ये सभी इंस्टीट्यूशंस लाभदायक हैं। इंस्टीट्यूशंस को आमतौर पर स्मार्ट मनी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त हैं और वे हर दिन बड़ी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग करते हैं। कोई भी ट्रेड तब तक नहीं हो सकता जब कोई इंस्टीट्यूशन ट्रेड का एक पक्ष लेने को तैयार न हो और दूसरी इंस्टीट्यूशन दूसरे पक्ष को लेने को तैयार न हो। रिटेलर्स द्वारा किए गए छोटे वॉल्यूम वाले ट्रेड्स तभी हो सकते हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन उसी ट्रेड को लेने के लिए तैयार हो। चलो मैं समझाता हूं। यदि आप एक निश्चित प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो बाजार उस कीमत पर नहीं पहुंचेगा जब तक कि एक या अधिक इंस्टीट्यूशंस भी उस कीमत पर खरीदना नहीं चाहते। इसी तरह आप किसी भी कीमत पर तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि एक या अधिक इंस्टीट्यूशंस वहां बेचने को तैयार न हो, क्योंकि बाजार केवल उस प्राइस पर जाएगा जहां इंस्टीट्यूशंस खरीदने को तैयार हैं और अन्य इंस्टीट्यूशंस बेचने को तैयार हैं। अधिकांश व्यक्तिगत ट्रेडर्स या रिटेलर्स के पास बाजार को मूव करने की कोई क्षमता नहीं है। बाजार केवल एक विशेष प्राइस लेवल तक पहुंचेगा जब एक या एक से अधिक इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि वहां बेचने के लिए फाइनेंशियल रूप से लाभदायक है और अन्य इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि उस स्तर पर खरीदना लाभदायक है। बिल्कुल सीधी बात है। बाजार में हर टिक पर इंस्टीट्यूशंस खरीद रही हैं और दूसरी इंस्टीट्यूशंस बेच रही हैं। और उन सभी के पास मजबूत सिस्टम्स हैं जो उन ट्रेडों को एग्जीक्यूट करके पैसा कमाएंगी। मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि आपको हमेशा अधिकांश इंस्टीट्यूशंस की दिशा में ट्रेड करना चाहिए, या जैसा कि पेशेवर कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करें, क्योंकि वे नियंत्रित करते हैं कि बाजार कहां जा रहा है, या बस इंस्टीट्यूशंस ही बाजार को चलाते हैं। अब एक मामले पर नजर डालते हैं। आपको एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिली जो शुरुआत में पैसा बनाती है लेकिन थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देती है। हम में से कई लोग इस स्थिति से गुजरे होंगे। इस मामले का कारण बहुत सरल है। बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। यह कभी स्थिर नहीं होता, बल्कि मार्केट्स हमेशा एक चरण से दूसरे चरण में शिफ्ट होता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप आज एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं और आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो किसी पॉइंट पर आप रेंज मार्केट में पैसा खो देंगे। इसी तरह यदि आप एक रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं और आप कुछ समय के लिए ऐसा करना जारी रखते हैं तो किसी पॉइंट पर आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा खो देंगे। ट्रेडिंग सिस्टम्स की लाभप्रदता साइकिल्स में बदलती प्रतीत होती है। ऐसे समय होते हैं जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स अत्यधिक सफल और लाभदायक होती हैं। फिर बाजार ट्रेंडिंग से रेंज प्राइस एक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तभी सभी ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम्स लाभहीन हो जाते हैं और अनुभवहीन ट्रेडर्स नुकसान करना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि आप एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान बहुत से नौसिखिया ट्रेडर्स को अपने P&L के बारे में डींग मारते हुए देखते हैं, और जब एक रेंज मार्केट आता है तो वे गायब हो जाते हैं। कुल मिलाकर बाजार 3 चरणों में चलता है। पहला अप ट्रेंड या एडवांसिंग फेज है। दूसरा डाउन ट्रेंड या डिक्लाइनिंग फेज है। तीसरा कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज को आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आइए देखें कि बाजार एक चरण से दूसरे चरण में कैसे बदलता है। हम एक्यूमुलेशन फेज के साथ शुरू करेंगे। एक्यूमुलेशन फेज तब होता है जब बड़े इंस्टीट्यूशंस किसी विशेष स्टॉक को खरीदना शुरू करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस भारी मात्रा में धन का सौदा करती हैं, इसलिए उनके ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बड़ा होने का अनुमान है। जरा सोचिए, अगर वे इतनी बड़ी मात्रा में एक ही ऑर्डर में खरीद लें तो क्या होगा? कीमतों में अचानक रिएक्शन होगी और कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी होने पर ही वे एक निश्चित कीमत पर बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीद पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो ऑर्डर्स को उच्च कीमतों पर एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो बदले में इंस्टीट्यूशंस की लाभप्रदता को कम करेगा। लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए बल्क ऑर्डर्स देने के बजाय इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे ऑर्डर्स सावधानी से देते हैं। इसे पोजीशन बिल्डिंग कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज के दौरान इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे और चुपचाप अपनी पोजीशंस का निर्माण कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन फेज के दौरान बाजार रेंज बाउंड बने रहते हैं
और ट्रेंड ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है यदि वे अचानक से एडजस्ट नहीं करते हैं तो। अब सवाल यह है कि आप एक्यूमुलेशन फेज की पहचान कैसे करेंगे? आमतौर पर एक्यूमुलेशन फेज कीमत गिरने के बाद होता है या बस यह डाउन ट्रेंड के बाद होता है। एक्यूमुलेशन फेज को ऐसे क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता है जहां वॉलेटिलिटी कम है या बुल्स और बेयर्स के बीच इंटरेस्ट की कमी है। आइए अब आप ट्रेंड या एडवांसिंग फेज को समझते हैं। अप ट्रेंड आमतौर पर तब होता है जब कीमत एक्यूमुलेशन फेज से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है। अब हम सीखेंगे कि अप ट्रेंड के दौरान क्या होता है। पोजीशन बिल्डिंग के बाद इंस्टीट्यूशंस बाजार को ऊपर ले जाती हैं। इस दौरान बाजार में बुलिश का सेंटिमेंट है। ये इंस्टीट्यूशंस जल्द ही अपने पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे और न ही अपना प्रॉफिट्स बुक करेंगे। इसका यह मतलब है कि एक अप ट्रेंड महीनों से लेकर सालों तक कहीं भी रह सकता है। यह इस फेज के दौरान है कि ट्रेंड ट्रेडर्स बहुत अधिक लाभ कमा सकेंगे। हम अपकमिंग वीडियो में चर्चा करेंगे कि अप ट्रेंड की पहचान कैसे करें और अप ट्रेंड के दौरान अपने ट्रेड्स को कैसे लें। अभी के लिए हम तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज आमतौर पर कीमतों में काफी हद तक वृद्धि के बाद होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक एक्यूमुलेशन फेज की तरह दिखता है जहां बाजार एक रेंज में रहता है। अब हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स पर लाभ का एक अच्छा हिस्सा बनाने के बाद अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। एक्यूमुलेशन फेज के समान ही इंस्टीट्यूशंस शेयरों को गुप्त रूप से और धीरे धीरे बेचते हैं ताकि कीमत तुरंत न गिरे, जिससे घबराहट की स्थिति पैदा हो। वे अपने पोजीशंस को चुनी हुई कीमतों पर बेचना चाहते हैं। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी रेंज बाउंड है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान ट्रेंड ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ेगा यदि वे अपनी स्ट्रैटेजी को तुरंत एडजस्ट नहीं करते हैं तो। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कीमतों में आसन गिरावट की घबराहट के कारण वॉलेटिलिटी अधिक हो जाती है। बाजार का अंतिम फेज डाउन ट्रेंड या डिक्लाइनिंग फेज है। डिक्लाइनिंग फेज तब होता है जब कीमत डिस्ट्रीब्यूशन फेज से नीचे टूट जाती है। इस फेज के दौरान सेलिंग प्रेशर अधिक होता है और बाजार का सेंटिमेंट बेयरिश में बदल जाएगी। अधिकांश ट्रेडर्स अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं और जो नहीं करते हैं वे इस उम्मीद में लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रहते हैं कि कीमतें वापस आ जाएंगी। बाजारों में घबराहट और भय के कारण वॉलेटिलिटी बहुत अधिक हो जाती है। तो यह ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा समय है जो अच्छा लाभ कमाने के लिए बाजार को शॉर्ट कर सकते हैं। चार्ट में सभी फेजेस इस तरह दिखते हैं और यह ध्यान रखना है कि ये सब फेजेस बार बार साइकिल्स के रूप में प्रकट होते रहते हैं और यदि आप उन्हें जल्दी खोज सकते हैं तो आपके पास बाजार के ऊपर एक एज है और अंत में आप एक उपयुक्त स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं जो उस स्थिति में काम करती है। हम आने वाले वीडियोस में विभिन्न ट्रेंड ट्रेडिंग और रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें। सोशल मीडिया के इस युग में हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे असंख्य ऐप्स देखते हैं जहां क्रिएटर्स हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट पेश करते हैं और कुछ वीडियोस इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि दूसरे लोग भी उस वीडियोस को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। यह एक ट्रेंड बन जाता है या वीडियो को ट्रेंडिंग कहा जाता है। यूट्यूब में एक ट्रेंडिंग सेक्शन है जो एक स्पेसिफिक टाइम पर सबसे लोकप्रिय वीडियोस पेश करता है। यह ट्रेंड आमतौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है, यानी कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक। तो यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। इसी तरह शेयर बाजारों में भी ट्रेंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स से लेकर मीडियम टर्म ट्रेंड्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तक हो सकते हैं, जो उस टाइम पीरियड के आधार पर होता है जिसके लिए बाजार में ट्रेंड बना रहता है। शेयर बाजार के मामले में एक ट्रेंड एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान बाजार की ओवरऑल डायरेक्शन है। शेयर बाजार में मुख्य रूप से 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और अंत में साइडवेज ट्रेंड है। बाजार की जनरल ट्रेंड को पहचानने के लिए विभिन्न तरीके हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय है चार्ट में प्राइस स्विंग्स की पहचान करके ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेंड लाइन का उपयोग करना। और अगले मेथड में इंडिकेटर्स का उपयोग शामिल है जो मूविंग एवरेजेस, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आदि हो सकता है। लेकिन हम अपनी चर्चा को केवल पहली मेथड तक ही सीमित रखेंगे। इसका सरल कारण यह है कि यह एक प्राइस एक्शन कोर्स है और इसलिए हम क्लीनर चार्ट्स और मिनिमम कंफ्यूजन्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करनी चाहिए जहां 3 शेयर बाजार पार्टिसिपेंट्स हों, एक निवेशक,
एक स्विंग ट्रेडर और एक इंट्राडे ट्रेडर। अगर मैं उनसे पूछूं कि बाजार का मौजूदा ट्रेंड क्या है, क्या आपको लगता है कि उन सभी का एक ही जवाब होगा? जरूरी नहीं है ना। निवेशक कह सकते हैं कि यह एक बुलिश मार्केट है, जबकि इंट्राडे ट्रेडर कहेंगे कि यह बेरिश ट्रेंड है। यहां तक कि स्विंग ट्रेडर भी कह सकता है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है या बाजार रेंज में है। इस तरह के अलग अलग ओपिनियंस का कारण क्या है? एक ही समय में एक ही चार्ट और शर्तें प्रदान करने पर अलग अलग लोगों के बाजार की ट्रेंड पर अलग अलग विचार क्यों होते हैं? इसका सरल और सीधा उत्तर वह टाइम पीरियड्स है जिसका उपयोग प्रत्येक मार्केट पार्टिसिपेंट अपना एनालिसिस करने के लिए करता है। निवेशक मंथली या ईयरली टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस कर सकता है, जबकि एक स्विंग ट्रेडर वीकली या डेली टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकता है, और एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए टाइम फ्रेम्स 15 मिनट्स या 5 मिनट्स हो सकती है। इसलिए जैसे जैसे टाइम फ्रेम बदलती है, एनालिसिस बदलता है, वैसे ही बाजार के ट्रेंड पर नजरिया भी बदलता है। यह मेरा पहला निष्कर्ष है। ट्रेंड्स आर रिलेटिव इन नेचर, यानी ट्रेंड्स टाइम फ्रेम पर निर्भर हैं और यह टाइम फ्रेम के साथ बदलता है। बाजार में एक आम कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि यह हमारे ट्रेड की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हम शेयर बाजार के प्राइस मूवमेंट्स के 4 अलग अलग फेजेस या स्टेजेस को जानते हैं। आइए अब विस्तार से एनालिसिस करें कि प्राइसेस कैसे चलती है। हम एक रबर बॉल का उदाहरण लेंगे और गेंद को एक बार उछाल देंगे। गेंद आगे आसमान में नहीं उड़ेगी, यह वापस जमीन पर आ जाएगा और वापस ऊपर उछलेगा। इसी तरह बाजार में भी कीमत अनिश्चित काल तक ऊपर या नीचे नहीं चलती है और प्राइसेस में कुछ पॉइंट पर डायरेक्शन चेंजेस होगा। प्राइस ऑसिलेशंस की इस प्रकृति को प्राइस स्विंग्स कहा जाता है। एक विशिष्ट प्राइस स्विंग में एक इंपल्स मूव और एक करेक्टिव मूव शामिल होगी। इंपल्स मूव मजबूत प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव है, जबकि एक ट्रेंड में करेक्टिव मूव्स आमतौर पर इंपल्स मूव के विपरीत दिशा में कमजोर प्राइस मूव्स होती है। आइए एक एक करके विभिन्न ट्रेंड टाइप्स को लेकर समझते हैं और यह भी सीखें कि एनालिसिस के लिए ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं। अप ट्रेंड को बढ़ते डेटा पॉइंट्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज। यहाँ कीमतें इस तरह बढ़ती हैं कि सब स्विंग्स एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। एक अपर ट्रेंड के दौरान इंपल्स मूव कई मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक्स के साथ एक मजबूत अप मूव है, जो पिछले हाइज की तुलना में हायर हाई बनाती है। इंपल्स मूव के बाद ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक करेक्टिव मूव होता है। करेक्टिव मूव में आमतौर पर कम संख्या में कमजोर कैंडलस्टिक्स शामिल होते हैं जो लोअर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह लोअर प्राइसेस पिछले लोज की तुलना में अधिक है। करेक्टिव मूव आमतौर पर कुछ ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है। एज अ रूल ऑफ थंब, एक ट्रेंड को एक अप ट्रेंड के रूप में तभी माना जा सकता है जब कीमत ने कम से कम 2 स्विंग्स ऊपर की ओर बना हो और तीसरे स्विंग के बाद ही ट्रेंड कंफर्म होता है। सभी हायर लोज का पता लगाने के बाद हमें केवल एक लाइन खींचना है जो सभी स्विंग लोज या हायर लोज को जोड़ती है जिन्हें हमने मार्क किया है। यह लाइन, जो हायर लोज की एक श्रृंखला को जोड़ती है, भविष्य के प्राइस मूवमेंट्स के लिए एक सपोर्ट लेवल बनाती है। इसे अप ट्रेंड लाइन कहा जाता है। यह इस ट्रेंड लाइन के आसपास से है कि फ्यूचर प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगी या ब्रेकआउट हो जाएंगी, और इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडिंग जोन या एरिया ऑफ वैल्यू है। ट्रेंड लाइन वो एरिया है जहां से हम इंपल्स स्विंग मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तो हम बाय ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा सभी हायर हाइज की पहचान करने के बाद हम हायर हाइज या स्विंग हाइज की श्रृंखला को जोड़ने वाली एक लाइन खींच सकते हैं। यह लाइन ट्रेंड चैनल लाइन है जो कीमतों के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगी, और हम ट्रेंड चैनल लाइन से करेक्टिव मूव्स का ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड चैनल लाइन तक पहुंचती है तो हम बेचने के आदेश दे सकते हैं। डाउन ट्रेंड्स की बात करें तो डाउन ट्रेंड्स को फॉलिंग डेटा पॉइंट्स द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि लोअर स्विंग लोज और लोअर स्विंग हाइज। डाउन ट्रेंड में प्राइसेस इस तरह से नीचे जाती हैं कि प्राइस स्विंग्स एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हुए नीचे की ओर गिरते हैं। डाउन ट्रेंड के दौरान इंपल्स मूव नीचे की दिशा में मजबूत बेरिश कैंडल्स की एक श्रृंखला के साथ एक मजबूत डाउन मूव होती है जो पिछले लो की तुलना में लोअर लो बनाती है। इंपल्स मूव के बाद ओवरऑल बेरिश ट्रेंड के विपरीत दिशा में एक करेक्टिव मूव होती है। करेक्टिव मूव में आमतौर पर कम संख्या में कमजोर कैंडलस्टिक्स शामिल होते हैं जो हायर प्राइसेस बनाते हैं, लेकिन यह हायर प्राइसेस पिछले हाइज की तुलना में अभी भी कम है। करेक्टिव मूव्स आमतौर पर कुछ ट्रेडर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग के कारण होता है,
जिन्होंने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के दौरान बहुत पहले शॉर्ट ट्रेड्स ले ली है। एक ट्रेंड को केवल तभी डाउन ट्रेंड माना जा सकता है जब कीमत कम से कम 2 स्विंग्स नीचे की ओर कर चुकी हो, यानी कम से कम 2 इम्पल्स मूव्स होने चाहिए और 2 करेक्टिव मूव्स होनी चाहिए। अब हमारे द्वारा मार्क किए गए सभी स्विंग हाइज या लोअर हाइज को जोड़ने वाली एक ट्रेंड लाइन बनाएं। इस प्रकार बनाई गई ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करती है, जिससे हम इम्पल्स मूव को नीचे की ओर ट्रेड कर सकते हैं, या जब कीमत ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाती है तो हम एक सेल ऑर्डर दे सकते हैं। पिछले मामले की तरह, यदि हम लो लोज को प्लॉट करते हैं और फिर हमारे द्वारा मार्क किए गए सभी लो लोज या स्विंग लोज की श्रृंखला को जोड़ने वाली लाइन खींचते हैं, तो यह हमें ट्रेंड चैनल लाइन देगी, जो फ्यूचर प्राइसेस के लिए एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगी। इस ट्रेंड चैनल लाइन से हम बाय ऑर्डर्स दे सकते हैं ताकि हम करेक्टिव मूव्स का ट्रेड कर सकें। अब तक आपको यह एहसास हो गया होगा कि करेक्टिव मूव्स मौजूदा ट्रेंड के विपरीत कमजोर मूव्स हैं, जबकि इंपल्स मूव्स ट्रेंड की दिशा में होती है और आमतौर पर मजबूत कैंडलस्टिक्स की एक श्रृंखला होती है। यही कारण है कि हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान इंपल्स मूव्स का ट्रेड करना चाहिए ताकि प्रॉफिट्स की संभावना अधिक हो। यही कारण है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि एक ट्रेंड कब समाप्त होगी और कब कंसोलिडेशन शुरू होगा। इसे स्विंग ट्रांजिशन के विचार का उपयोग करके पहचाना जा सकता है। एक अपट्रेंड के दौरान जब भी कीमत पहली बार हाई लो लेवल्स को तोड़ती है, तो यह एक संकेत है कि अपट्रेंड में एक संभावित बदलाव आया है। इसी तरह, जब कीमत डाउनट्रेंड में लोअर हाई लेवल्स को तोड़ती है, तो यह डाउनट्रेंड से एक साइडवेज ट्रेंड या यहां तक कि एक अपट्रेंड में बदलाव का संकेत देती है। अंतिम प्रकार की ट्रेंड वास्तव में एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां बाजार में कोई स्पष्ट ट्रेंड नहीं होती है, जहां बाजार एक रेंज के भीतर रहता है। हमने बाजार के विभिन्न रेंजिंग फेजेस, जैसे एक्यूमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में बात की है। दो प्राइस लेवल्स के बीच इस प्राइस मूवमेंट को एक साइडवेज ट्रेंड कहा जाता है। साइडवेज ट्रेंड आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेंज कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है रेंज एक्सपेंशन और अंतिम प्रकार ट्रायंगुलर रेंज है। आइए पहले रेंज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। रेंज कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेवल्स सिकुड़ते हैं और प्राइस एक्शन लगभग फ्लैट हो जाती है। यह बायर्स और सेलर्स के बीच इंटरेस्ट की कमी को दर्शाता है। बाजारों में वॉलेटिलिटी भी कम होता है। रेंज कॉन्ट्रैक्शन प्राइस बास के कमजोर होने के साथ होता है या बस कैंडलस्टिक्स का साइज कम हो जाता है, यानी हाई और लो रेंज एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यह एक मजबूत संकेत है कि जल्द ही एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। यानी अगर पहले कोई डाउन ट्रेंड था, तो अब मार्केट ट्रेंड एक अप ट्रेंड में बदल सकता है। यह सिर्फ एक संकेत है, यह पक्का नहीं है। रेंज एक्सपेंशन के दौरान लेवल्स का एक्सपेंशन होता है और प्राइस एक्शन दिखाई देने लगती है। इसलिए रेंज एक्सपेंशन प्राइस बास के मजबूत होने या कैंडलस्टिक्स के साइज के बड़े होने से जुड़ा है, यानी हाई और लो रेंजेस वाइड हो जाती है। रेंज एक्सपेंशन आमतौर पर प्राइस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का सुझाव देता है। यानी अगर पहले कोई अपट्रेंड था, तो यह इंगित करता है कि भविष्य में अपट्रेंड जारी रह सकता है, लेकिन यह पक्का नहीं है। अंतिम प्रकार की कंसोलिडेशन रेंज ट्रायंगुलर रेंजेस है, जहां कीमत कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होती है, दो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल्स के बीच नहीं, बल्कि एक्सपैंडिंग या कन्वर्जिंग लेवल्स के बीच। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अधिक गहन चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए हम इस कोर्स के एक अन्य वीडियो में ट्रायंगुलर रेंजेस और उनका ट्रेड करने के तरीके के बारे में बात करेंगे। जबकि ट्रेंड लाइंस जनरल मार्केट डायरेक्शन दिखाने का अच्छा काम करते हैं, उन्हें अक्सर रीड्रॉ करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, एक अपट्रेंड के दौरान कीमत ट्रेंड लाइन से नीचे गिर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपट्रेंड खत्म हो गया है या एक लेवल ब्रेकडाउन हुआ है। कीमत ट्रेंड लाइन से नीचे जा सकती है और फिर बढ़ना जारी रख सकती है। ऐसी घटना में हमें एडजस्ट करना होगा और नई प्राइस एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन को फिर से रीड्रॉ करने की आवश्यकता हो सकती है। ट्रेंड लाइंस बनाना आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ी एरर्स हो सकती हैं। इसीलिए ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए केवल ट्रेंड लाइंस का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि अधिकांश प्रोफेशनल्स बाजार के ट्रेंड की कंफर्मेशन करने के लिए अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेजेस, ADX आदि को भी देखते हैं। कॉन्फर्मेशंस जितनी अधिक होगी, एनालिसिस उतना ही बेहतर होगा। अंत में, इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग का समय आ गया है, जो एक ट्रेंड की ताकत की पहचान करना है। आमतौर पर ट्रेंड्स को ताकत के आधार पर 2 प्रकारों में कैटेगराइज किया जा सकता है।
एक मजबूत ट्रेंड हो सकती है या यह एक कमजोर ट्रेंड हो सकती है। ट्रेंड को उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर कैटेगराइज करते समय हमें कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, कम से कम 2 या अधिक डेटा पॉइंट्स या स्विंग्स की आवश्यकता होती है, या एक ट्रेंड लाइन पर कम से कम 2 या अधिक कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होने चाहिए ताकि एक ट्रेंड को वैलिड माना जा सके। नंबर 2, ट्रेंड लाइन का स्लोप है। एक ट्रेंड का स्लोप इंगित करता है कि प्रत्येक दिन कीमत कितनी बढ़नी चाहिए। ट्रेंड लाइन जितनी स्टीप होती है, ट्रेंड उतना ही बेहतर होता है। ट्रेंड लाइन स्लोप एक कंसोलिडेशन फेज के दौरान एक क्रिटिकल हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल और ट्रेंड लाइन के बीच का एंगल है। तो अगर यह एक एक्यूमुलेशन फेज था और एक नया अप ट्रेंड शुरू करने के लिए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो हम एक्यूमुलेशन फेज के टॉप रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन के बीच के एंगल को लेंगे और हम आसानी से ट्रेंड की स्लोप का पता लगा सकते हैं। हालांकि अगर ट्रेंड लाइन बहुत फ्लैट है तो यह ट्रेंड को वीक या रेंजिंग माना जाता है। तीसरा पैरामीटर ट्रेंड के लिए लिया गया समय है। यह और कुछ नहीं बल्कि ट्रेंड बनने के लिए आवश्यक समय है। यदि ट्रेंड को बनने में महीनों लग जाते हैं तो यह उस ट्रेंड से कहीं अधिक मजबूत होती है जिसे बनने में केवल वीक्स या डेज लगते हैं। इसलिए किसी ट्रेंड को बनने में जितना अधिक समय लगता है वह उतनी ही मजबूत होती है। हम ड्यूरेशन के आधार पर भी ट्रेंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड से लेकर एक इंटरमीडिएट ट्रेंड और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड तक हो सकते हैं। एक ट्रेंड जितनी अधिक समय तक बनी रहती है उसका इंपॉर्टेंस उतना ही अधिक होता है। तो किसी विशेष ट्रेंड की स्ट्रेंथ या इंपॉर्टेंस की पहचान करने के लिए ये कुछ पैरामीटर्स हैं। आज के वीडियो में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ना सीखेंगे, भले ही आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई पिछला एक्सपीरियंस ना हो। अच्छी बात यह है कि मैं किसी एक पैटर्न को याद किए बिना एक प्रोफेशनल की तरह कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने का एक सरल तरीका बताऊंगा। सही बात है, आपको इनमें से किसी भी पैटर्न्स को बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। कैंडलस्टिक्स चार्ट पर स्टॉक्स या सिक्योरिटीज के मार्केट प्राइस दिखाने का एक तरीका है। कैंडलस्टिक्स प्राइस का रिप्रेजेंटेशन करने का एकमात्र तरीका नहीं है। हमारे पास उन्हें प्लॉट करने के अन्य तरीके हैं, जैसे बार चार्ट्स, लाइन चार्ट्स एटसेट्रा। लेकिन कैंडलस्टिक्स अधिक लोकप्रिय तरीकों में से एक है। कैंडलस्टिक में आमतौर पर 2 भाग होते हैं, एक रियल बॉडी और शैडो या विक्स। इसके अलावा जब आप कैंडलस्टिक्स के साथ काम कर रहे हों तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट पर प्रत्येक कैंडलस्टिक्स के लिए 4 प्राइस पॉइंट्स हैं। ये 4 प्राइस पॉइंट्स इस प्रकार हैं: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, दी गई टाइम पीरियड के लिए लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, या बस हम उन्हें OHLC कहते हैं। कैंडलस्टिक का रियल बॉडी ओपन और क्लोज प्राइसेस को दिखाता है, जबकि बॉडी के ऊपर और नीचे की शैडोज उस विशेष टाइम पीरियड के लिए हाई और लो प्राइसेस को दर्शाती है। कैंडल शैडोज बाती की तरह दिखती हैं और इसलिए इन्हें कैंडलस्टिक्स कहा जाता है। ऊपरी शैडो उस टाइम पीरियड के हाई प्राइस को दर्शाती है और लोअर शैडो उस टाइम पीरियड के लो प्राइस को दर्शाती है। कैंडल हाई एक विशेष टाइम पीरियड में कैंडलस्टिक का हाईएस्ट प्राइस पॉइंट है, जबकि कैंडल लो एक विशेष टाइम पीरियड में कैंडलस्टिक का सबसे लोएस्ट प्राइस पॉइंट है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में आमतौर पर 2 लोकप्रिय रंग होते हैं, हरे और लाल बाज। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सेटिंग्स के आधार पर कभी कभी यह सफेद और काला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह लाल और हरा होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हरे और लाल बाज के लिए उनके ओपन और क्लोज प्राइसेस अलग अलग पोजीशंस पर होती हैं। कैंडलस्टिक के शरीर का रंग निर्धारित करता है कि कैंडलस्टिक एक बुलिश या बेरिश प्राइस मूव दिखा रहा है। यानी अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कम है तो कैंडलस्टिक की बॉडी ग्रीन या व्हाइट होगी। अगर ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है तो कैंडलस्टिक की बॉडी रेड या ब्लैक होगी। रियल बॉडी जितना लंबा होगा, कैंडलस्टिक उतनी ही अधिक बुलिश या बेरिश होगी। चार्ट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, जिनमें एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स हो सकता है, शूटिंग स्टार्स, हैमर्स, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर्स, डोजी आदि कुछ उदाहरण हैं। यदि आप इन सभी पैटर्न्स को एक एक करके सीखना शुरू कर दें तो यह बहुत कठिन और कंफ्यूजिंग लगेगा। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि हमारे पास यह समझने का एक आसान तरीका है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक्स का क्या अर्थ है, और हम प्रत्येक कैंडल्स की ताकत भी निर्धारित करेंगे। इस तरीके को सीखने के लिए आपको बस 2 छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। नंबर 1, ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइसेस या कैंडलस्टिक्स का OHLC।
और नंबर 2, यह पता लगाना है कि एक टाइम पीरियड में बाजार में कौन अधिक डोमिनेंट है, बुल्स या बेयर्स, या बायर्स या सेलर्स। आइए कैंडलस्टिक्स की पहली कैटेगरी पर अपनी चर्चा शुरू करें। इन कैंडलस्टिक्स को मेरुबुजु कहा जाता है। हम पहले टाइप को देखेंगे। चूंकि कैंडलस्टिक्स हरे रंग की है, इसलिए यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसका रियल बॉडी बड़ा है, लेकिन ऊपर या नीचे दोनों तरफ कोई विक्स या शैडोज नहीं है। हम जानते हैं कि रियल बॉडी जितना लंबा होगा, कैंडलस्टिक उतनी ही बुलिश होगी। इस कैंडलस्टिक का OHLC इस प्रकार है। चूंकि यह एक बुलिश कैंडल है, इसलिए बायर्स डोमिनेंट हैं और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है। कैंडल के दोनों तरफ कोई विक्स नहीं है, इसलिए हाई और लो प्राइसेस क्लोज और ओपन प्राइसेस के साथ ओवरलैप होती हैं। एज अ रूल ऑफ थंब, कैंडलस्टिक्स की शैडो प्राइस रिजेक्शन या अपोजिंग प्लेयर्स द्वारा रेजिस्टेंस का संकेत देती है। एक बुलिश मेरुबुजु के मामले में ओपन और लो प्राइसेस कोइंसाइड होती हैं और हाई और क्लोजिंग प्राइसेस ओवरलैप होती हैं, जिसका अर्थ है कि बेयर्स द्वारा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था। इसलिए यह हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि बुलिश मेरुबुजु सबसे मजबूत बुलिश कैंडल है जो हम चार्ट पर पा सकते हैं। लेकिन हमें पैटर्न के साथ फ्लेक्सिबल होना होगा, यानी हमें पहले क्वांटिफाई करना होगा और फिर वेरीफाई करना होगा, क्योंकि बाजार में पैटर्न्स वैसा नहीं होता जैसा कि टेक्स्ट बुक्स में दिखाया जाता है। तो आइए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, जहां प्राइस इस पीरियड के लिए हायर लेवल पर क्लोज हुई है। यह लोअर लेवल पर ओपन हुआ और हाई प्राइस पर क्लोज हुआ, जिसका अर्थ है कि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसमें एक छोटी लोअर विक और एक छोटी अपर विक होती है। लेकिन हाई और लो प्राइसेस क्लोज और ओपन प्राइसेस के बहुत करीब हैं, जिसका अर्थ है कि बेयर्स द्वारा बहुत कमजोर सेलिंग प्रेशर है। रियल मार्केट कंडीशंस में हम इन कैंडलस्टिक्स को बुलिश मेरुबुजु के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि भले ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, फिर भी यह एक मजबूत बुलिश कैंडल है। अब हम बेयरिश मेरुबुजु की ओर बढ़ेंगे, जो बुलिश मेरुबुजु के समान है। बेयरिश मेरुबुजु एक बुलिश मेरुबुजु के समान है, लेकिन यह पैटर्न सबसे मजबूत बेयरिश पैटर्न है। एक बेयरिश कैंडलस्टिक के लिए ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस की तुलना में अधिक होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलर्स सभी अवेलेबल प्राइसेस पर बेचने को तैयार हैं। एक बेयरिश मेरुबुजु इंगित करता है कि स्टॉक में इतना अधिक सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स वास्तव में हर उपलब्ध प्राइस पॉइंट्स पर इतना अधिक बेच रहे हैं कि कैंडल अपने लोएस्ट प्राइस पॉइंट के पास क्लोज हो गया। एक बेयरिश मेरुबुजु के मामले में ओपन और हाई प्राइसेस कोइंसाइड होती हैं, जबकि लो और क्लोजिंग प्राइसेस ओवरलैप होती हैं। इस कैंडलस्टिक में एक बड़ा रियल बॉडी होता है, जिसके दोनों एंड्स पर कोई विक्स नहीं होती है, जो एक मजबूत सेलिंग प्रेशर और बुल्स द्वारा खरीद या ऑपोजिशन की पूरी कमी का संकेत देता है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करते समय हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आइए कैंडलस्टिक्स की अगली कैटेगरी को देखें। ये पिनबाज हैं। पिनबा की पहली कैटेगरी हैमर और हैंगिंग मैन है। चलो हैमर के बारे में बात करते हैं। एक पिनबा को हैमर तब माना जाता है जब यह डाउनट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। हैमर में ऊपरी एंड पर एक रियल बॉडी के साथ एक लंबी लोअर शैडो होता है। लोअर शैडो जितनी लंबी होगी, पैटर्न उतना ही बुलिश होगा। हैमर के लिए पूर्व ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हमें फॉलोइंग तरीके से हैमर पैटर्न की कल्पना करनी चाहिए। बाजार एक मौजूदा डाउन ट्रेंड में है, इसलिए बेयर्स बाजारों के पूर्ण नियंत्रण में है। जब एक हैमर पैटर्न बनता है, तो प्राइस और भी कम हो जाती है और यह एक नया लोअर लेवल बनाती है। हैमर फॉर्मेशन पर प्राइस एक्शन यह इंगित करती है कि बुल्स ने कीमतों को और नीचे गिरने से रोकने का प्रयास किया। इसका मतलब है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, क्योंकि बुल्स ने इतना अधिक बाइंग प्रेशर उत्पन्न किया कि कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस के करीब प्राइस क्लोज हो गई। बुल्स के इस कदम से शेयर के सेंटिमेंट में बदलाव की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है और यह बाजार में बुलिश रिवर्सल का संकेत दे सकता है। अब हम हैंगिंग मैन के बारे में बात करेंगे। एक पिनबा को एक हैंगिंग मैन तब माना जाता है जब यह किसी ट्रेंड के टॉप एंड पर दिखाई देता है। हैमर पैटर्न के समान हैंगिंग मैन भी एक रिवर्सल पैटर्न है, सिवाय इसके कि हैंगिंग मैन एक बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक हैंगिंग मैन बाजार के हाई का संकेत देता है। हमें फॉलोइंग तरीके से हैंगिंग मैन पैटर्न की कल्पना करनी चाहिए। बाजार एक मौजूदा अप ट्रेंड में है, इसलिए बुल्स बाजार पर पूर्ण नियंत्रण में हैं। अप ट्रेंड के टॉप पर एक हैंगिंग मैन इंगित करता है कि बेयर्स ने प्रवेश किया है। यह हैंगिंग मैन की लंबी लोअर शैडो से संकेत मिलता है, जो दर्शाता है
कि बेयर्स बुल्स के डोमिनेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स ने बहुत अधिक सेलिंग प्रेशर बनाने में कामयाबी हासिल की कि कीमत एक छोटे से रियल बॉडी का फॉर्मेशन करते हुए ओपन प्राइस के बहुत करीब क्लोज हो गई। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बाजार का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और हैंगिंग मैन एक अच्छा संकेत है कि बाजार में बेरिश ट्रेंड बना रहेगा और यह स्टॉक को शॉर्ट करने का भी एक अच्छा समय है। पिनबा कैंडलस्टिक्स की दूसरी कैटेगरी को शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर के नाम से जाना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह पैटर्न्स चार्ट पर कहां बनता है। आइए पहले एक इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करते हैं। यह आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में होता है। यह सबसे कमजोर बुलिश कैंडल है। कैंडलस्टिक की रेंज या इसका रियल बॉडी बहुत छोटा है। इसके अलावा ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब हैं, जो बाइंग इंटरेस्ट में कमी का संकेत देती हैं। लंबे अपर विक संकेत देते हैं कि बुल्स ने कीमत को ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स द्वारा एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हुआ था। यह इंगित करता है कि कमजोर बायर्स बाजार के कंट्रोल में हैं और एग्जिस्टिंग सेंटिमेंट में संभावित बदलाव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही एक हरी कैंडलस्टिक बनाई गई हो, सेलर्स वास्तव में बाजार के नियंत्रण में हैं। इन्वर्टेड हैमर को आमतौर पर हैमर की तरह एक प्राइस रिवर्सल कैंडलस्टिक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में बदल जाती है। यदि आप मुझे इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच चयन करने के लिए कहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से हैमर पैटर्न चुनूंगा, क्योंकि हैमर इन्वर्टेड हैमर की तुलना में ट्रेंड रिवर्सल का अधिक मजबूत संकेत देगा। यह इन दोनों कैंडल्स के बीच सेलिंग प्रेशर्स में अंतर के कारण भी है। अब अगले पैटर्न पर चलते हैं। एक पिनबा को एक शूटिंग स्टार तब माना जाता है जब यह एक अपट्रेंड के अंत में होता है, जो प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है। एक इन्वर्टेड हैमर की तरह एक शूटिंग स्टार का भी एक छोटा रियल बॉडी होता है, जिसकी ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब होती हैं। इसमें एक बड़ी अपर विक भी होती है, जो यह दर्शाती है कि बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन उन पर बेयर्स का डोमिनेंस था, जिन्होंने कीमत को ओपन प्राइस से नीचे धकेल दिया। तो एक शूटिंग स्टार एक मजबूत बेयरिश पैटर्न है, जो एक अपट्रेंड के अंत में बने हैंगिंग मैन पैटर्न से अधिक मजबूत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न के बजाय शूटिंग स्टार बनने पर सेलर्स अधिक डोमिनेंट होते हैं। अब कैंडलस्टिक्स की तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन कैंडल्स का रियल बॉडी छोटा है। एक छोटा रियल बॉडी इंगित करता है कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस काफी करीब हैं। ऊपरी और निचली शैडोज की लंबाई लगभग बराबर होती है। चूंकि ओपन और क्लोज प्राइस पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता। अगर अपर विक की बात करें, तो अपर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बुल्स ने बाजार को ऊपर ले जाने का प्रयास किया था। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बुल्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी हरी कैंडलस्टिक होती, जैसा कि पहले एक बुलिश मरुबजू के मामले में देखा गया था। इसलिए इसे बुल्स द्वारा बाजारों को ऊपर ले जाने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। इसी तरह लोअर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बेयर्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी लाल कैंडलस्टिक होती, जैसा कि एक बेयरिश मरुबजू के मामले में होता है। इसलिए बाजार को नीचे ले जाने की बेयर्स की कोशिश वास्तव में सफल नहीं रही। न तो बुल्स और न ही बेयर्स बाजार पर कोई डोमिनेंस स्थापित कर सके, जैसा कि छोटे रियल बॉडी से स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि बुल्स और बेयर्स दोनों के बीच इंडिसिजन है, जो बाजार को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम नहीं थे। कैंडलस्टिक्स की इस कैटेगरी को स्पिनिंग टॉप्स कहा जाता है, जो वास्तव में इंडिसिजन कैंडलस्टिक हैं। आइए अब हम दो सिचुएशंस पर विचार करें जब बाजार में स्पिनिंग टॉप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और चर्चा करें कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या होगा अगर स्पिनिंग टॉप्स एक डाउन ट्रेंड में बना हो? डाउन ट्रेंड में बेयर्स पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि वे प्राइसेस को कम करने में सक्षम होते हैं। डाउन ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप या तो बेयरिश ट्रेंड को जारी रखने से पहले बेयर्स द्वारा कंसोलिडेशन को इंगित करता है, या इसे आगे प्राइस में गिरावट को रोकने के लिए बुल्स द्वारा एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या बुल्स ऐसा करने में सफल होते हैं? यदि बुल्स सफल होते, तो इसका परिणाम एक मजबूत बुलिश कैंडल होता और वास्तव में स्पिनिंग टॉप नहीं होता। तो स्पष्ट रूप से इस मामले में दो समान पॉसिबिलिटी वाले आउटकम्स हैं। या तो बेयर्स द्वारा सेलिंग का एक और राउंड होगा और बाजार में गिरावट जारी रहेगी, या बाजार अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या होने की संभावना है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है।
इसलिए एक ट्रेडर को दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, यानी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के लिए। इसी तरह की स्थिति तब भी होती है जब एक अपट्रेंड के दौरान एक स्पिनिंग टॉप बनता है। अब अंत में बात करते हैं डोजीज की। डोजी एक स्पिनिंग टॉप के समान है, सिवाय इसके कि इसमें रियल बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि ओपन और क्लोज प्राइसेस बराबर हैं। डोजी एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है क्योंकि वे बाजार की सेंटिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से एक डोजी तब बनता है जब ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर होती है, जो इंगित करती है कि रियल बॉडी मौजूद नहीं है। ऊपर और नीचे की विक्स किसी भी लंबाई की हो सकती है और कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता क्योंकि ओपन और क्लोज प्राइस बराबर होती है। डोजीज का कॉन्सेप्ट स्पिनिंग टॉप्स से मिलता जुलता है। एक स्पिनिंग टॉप के लिए हमने जो कुछ भी सीखा वह डोजीज पर भी अप्लाई होता है। डोजी बाजार में इंडिसिजन का संदेश भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि बुल्स और बेयर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रेड करना है या नहीं। डोजी और स्पिनिंग टॉप दोनों ही ट्रेडर्स को बाजार में सतर्क रहने के लिए कहते हैं। कई अन्य कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन अब तक जिन कैंडलस्टिक्स का मेंशन किया गया है वे चार्ट में बनने वाले समान कैंडलस्टिक्स के विचार को समझने के लिए पर्याप्त हैं। आइए अब हम सबसे मजबूत से सबसे कमजोर कैंडलस्टिक्स को अरेंज करें। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल्स पर विचार करेंगे और उन्हें उनकी ताकत के क्रम में अरेंज करेंगे। अब हम बेरिश कैंडलस्टिक्स को उनकी ताकत के क्रम में सबसे मजबूत से सबसे कमजोर तक अरेंज करेंगे। वीडियो के अंत में एक जेंटल रिमाइंडर यह है कि इन कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जितना अधिक कॉन्फर्मेशंस होगा उतना बेहतर ट्रेड होगा। मुख्य बात जो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं वो यह समझना है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या अर्थ है, और बाद में आप इन टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आपने सीखा है, और फिर इस ट्रेनिंग के अपकमिंग एपिसोड्स में विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद उन्हें अपनी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाएं।